हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका क्लास 12th का फिजिक्स, जिसका आज हम लोग ये लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं और ये चैप्टर नंबर हमारा 3 है। इस चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत वाहक बल ई और टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में एक संबंध। ये संबंध आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर 3 से 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आप पिछले वीडियोस को देख सकते हो। तो आप लोग अच्छे होंगे, हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं दिया था क्योंकि ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड तो किया कल, बट जिस माइक से मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था उस माइक में बैटरी ही खत्म हो चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड किया और बाद में पता चला कि मेरी आवाज़ ही उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो इस वजह से कल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज आप लोगों को ये सेशन दे रहा हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। बच्चों, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हो। चैप्टर 1, चैप्टर 2 हमने बहुत अच्छे से आप लोग को कवर करके दिया है। ये चैप्टर नंबर 3 है, इसके बाद 4 करेंगे, 5 करेंगे। सारा कोर्स हम आपको कंप्लीट करके देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है और बहुत ही जल्दी इसे कवर भी हो जाएगा आपका कोर्स। मुझे उम्मीद है कि आपका कोर्स नवंबर तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं फाइनली। अब बच्चों आप देख सकते हो लिखा है कि विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R। सबसे पहले इस डायग्राम को समझने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक हमारे पास ये एक परिपथ है जिसमें ये हमारा सेल है और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। इसमें एक जो है वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि हमारा क्या है, V है। तो मैं लिख लेता हूँ कि जो V लगा हुआ है इसमें ये क्या है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। तो चाहो तो आप हिंदी में लिख लो और चाहो तो आप इंग्लिश में लिख लो, ये हमारा वोल्ट मीटर है। और ए क्या है बच्चों, ए हमारा जो है वो अमीटर है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ए हमारा जो है वो अमीटर है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अमीटर कहते हैं। और ये धारा को मापता है और वोल्ट मीटर क्या होता है, ये विभवांतर को मापता है। इसी में हमारा एक प्रतिरोध लगा हुआ है जो कि बाह्य प्रतिरोध है, परिपथ में लगा हुआ है, और एक आंतरिक प्रतिरोध भी है जो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है घोल के कारण। इसमें एक कुंजी लगी हुई है और ये कुंजी हमारी क्या है, K है। इसमें जो धारा बह रही है, देखिए बच्चों धारा ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ से ये देखिए धारा इस तरीके से निकली, निकलने के बाद धारा यहाँ पहुँचेगी। यहाँ पहुँचने के बाद ये आपका वोल्ट मीटर है, इसमें धारा जाएगी और जाने के बाद फिर इधर से। लेकिन ये जो हमारा क्या है, प्रतिरोध है, ये हमारी कुंजी है और ये क्या है, हमारा अमीटर है। अब आप समझ चुके होंगे इस परिपथ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हमारी जो पहली लाइन है वो क्या है, तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। हम लोग लिखेंगे कि माना एक वैद्युत परिपथ में, माना एक वैद्युत परिपथ में, बहुत अच्छा है ये हमारा आज का निगमन। माना एक वैद्युत परिपथ में जिसका, एक वैद्युत परिपथ में किसी सेल का, माना एक वैद्युत परिपथ में किसी सेल का वैद्युत वाहक बल, किसी सेल का वैद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक जो प्रतिरोध है वो कितना है, स्मॉल r। माना एक वैद्युत परिपथ में किसी सेल का वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, स्मॉल r है। इसके सिरों के बीच, इसके सिरों के बीच इसके सिरों के बीच क्या जोड़ दिया गया है, एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल R जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है कि बाह्य प्रतिरोध R जो है वो एक जोड़ दिया जाता है। यदि सेल के सिरों के बीच, यदि सेल के सिरों के बीच बहने वाली धारा
बहने वाली जो धारा हो वो कितनी हो बच्चों, बहने वाली धारा स्मॉल आई हो, तब टी समय में बहने वाली धारा, तब बच्चों टी समय में जो आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है, हम ये लिखेंगे टी समय में प्रवाहित आवेश, टी समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर होगा क्या, IT। ये हमारा क्या होगा, Q बराबर IT होगा। अब इस सेल के सिरों के बीच जो कार्य करना पड़ेगा वो निकालेंगे सबसे पहले। तो हम लोग लिखें, तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यदि सेल के सिरों के बीच विभवांतर, बहुत अच्छे से समझना, यदि सेल के सिरों के बीच, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि सेल के सिरों के बीच विभवांतर V हो, तब सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य, अब हम लोग बाह्य कार्य निकालेंगे जो कि W एक्सटर्नल होगा, है ना, एक्सटर्नल मतलब बाह्य होता है, और ये होगा हमारा क्या, VIT। ये हो गया बच्चों, ठीक है, कैपिटल V स्मॉल I स्मॉल t। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यदि प्रतिरोध स्मॉल r, जो कि कैसा है, आंतरिक, यदि प्रतिरोध स्मॉल r के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर कितना हो बच्चों, V हो, तब जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, वो तो सेल के अंदर है, इसका मतलब है कि, मतलब घोल के कारण है, तो ये W इंटरनल होगा, और ये भी आएगा हमारा क्या, VI और T, ये भी होगा हमारा क्या, VIT। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, सेल द्वारा जो कार्य करना पड़ेगा वो होगा W बराबर W इंटरनल, है ना, W इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होंगे, ठीक है बच्चों, तो W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, ठीक है, ये बाहरी और ये आंतरिक। तो जो W कार्य करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना, यदि सेल के सिरों के बीच बाह्य जो विद्युत वाहक बल हो E हो, तो W और उसके बाद Q, ये होता है फॉर्मूला हमने आपको बताया है विद्युत वाहक बल, तो E हो जाएगा, तो यहाँ से W बराबर आएगा क्या, EQ, और Q बराबर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि IT, तो यहाँ से आएगा W बराबर क्या, EIT। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे E, I और T। जो W यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल कितना है, ये भी हमारा VIT है, ठीक, ये भी हमारा कितना है, VIT है, और ये कितना है बच्चों, इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये भी हमारा कितना है, VIT है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, इधर भी हमारा IT है, इधर भी IT है, इधर भी IT है, अगर हम IT यहाँ से कॉमन ले लें तो अगली लाइन में IT जो है वो कट के ख़त्म हो जाएगा, तो V बार प्लस हो जाएगा, ये V, और उसके बाद 2 बार V आएगा। तो क्या ये V और V जुड़कर एक हो जाएंगे, नहीं। अब अच्छे से समझना, यहाँ पे जो हमारा V था वो एक्सटर्नल था, तो चाहो तो आप यहाँ पे EXT कर सकते हो,
है ना, आपको समझाने के लिए मैंने इसीलिए पहले नहीं लिखा था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये v हो जाएगा, ये v हो जाएगा, और ये कैसा भी होगा, ये एक्सटर्नल v होगा, है ना, ये हमारा एक्सटर्नल होगा, और उसके बाद इनटू में it हो जाएगा। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे इंटरनल होगा, और इनटू में क्या होगा, it होगा। समझ गए आप लोग। अब उसके बाद जब आप यहां रखेंगे तो यहां एक्सटर्नल होगा, यहां पे इंटरनल होगा, तो यहां पे आपका एक्सटर्नल होगा और यहां पे आपका इंटरनल होगा। यार जो इंटरनल है अंदर जो है उसमें प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, IR, है ना, क्योंकि हम जानते हैं V इंटरनल मतलब, यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं V इंटरनल बराबर, वो हमें पता है कि I धारा बह रही है और स्मॉल r प्रतिरोध है, तो V इंटरनल बराबर IR हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो आप, तो E बराबर हो जाएगा आपका फॉर्मूला आएगा E बराबर, एक तो होगा V जो कि बाय हो गया, विभवांतर हो गया आपका, है ना, जिसको हम टर्मिनल विभवांतर बोल देंगे बच्चों। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर एक V हो जाएगा और माइनस का I और R हो जाएगा। बताइए क्या इतनी बात समझ में आ गई कि ये कहां से आया। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अभी जो सर आपने फॉर्मूला लिखा था वो V बराबर I और प्लस R था, ठीक है, सॉरी हाँ, E बराबर V माइनस IR हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ प्लस ही होगा। ठीक, अब अगर हम इसको IR को इस तरफ लेकर आए तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर E माइनस IR। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ये बच्चों क्या है, हमारा मेन फॉर्मूला है। अगर मैं इसको एक बार फिर से समझाऊं तो इसमें कुछ है नहीं। मैंने एक पहले चित्र बनाया, आपको बताया कि एक बाह्य वैद्युत परिपथ में किसी सेल द्वारा विद्युत वाहक बल कितना है, E है, और इसका विभवांतर कितना है, V है, और R प्रतिरोध है कैपिटल जो कि बाह्य प्रतिरोध है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इसमें I धारा बह रही है, एमीटर लगा हुआ है, तो t समय में जो आवेश उत्पन्न होगा वो Q बराबर कितना होगा, IT होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना हो, अगर V हो तब सेल द्वारा जो कार्य करना पड़ेगा वो होगा W एक्सटर्नल और इसके बाद V इंटरनल और ये IT। ये कहाँ से आया, W बराबर VIT, 10th में आपने पढ़ रखा है। यदि स्मॉल r के सिरों के बीच विभवांतर V हो तब हम लोग निकालेंगे कि V इंटरनल इंटू IT। अब हमने कुल कार्य निकाला, तो देखो यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे एक्सटर्नल और यहाँ पे इंटरनल कर सकते हो अगर आपको दिक्कत हो तो, ठीक है। तो W एक्सटर्नल W इंटरनल ये दो लोग लिख लिए, IT इधर से कॉमन लेके उधर नीचे जाएगा, कट जाएगा, तो E बराबर होगा V एक्सटर्नल V इंटरनल हो गया। अब हम जानते हैं एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि IR, यहाँ पे हम IR रखेंगे, स्मॉल I और स्मॉल r, है ना, क्योंकि प्रतिरोध हमारा कितना है, स्मॉल r ही है। इसके बाद हम यहाँ आ गए, हमको यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया, और एक फॉर्मूला जो मिला वो हमें मिला क्या, V बराबर E माइनस IR। मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, अगर आपने इन दोनों फॉर्मूलों को रटा तो अक्सर आप कंफ्यूजन में होंगे, जैसे मुझे अभी हल्की सी कंफ्यूजन हो गई थी प्लस माइनस की, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में होंगे। तो इसलिए आप एक काम करेंगे, एक जो सबसे नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसी को रखेंगे कि VE माइनस IR, ठीक है। तो V, उसके बाद यहाँ से आपका V और प्लस IR को दूसरी तरफ लेके चले गए, आपका ये मेन वाला फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला तो तब होगा जब सेल में धारा बह रही होगी, तब जब सेल में धारा बह रही होगी तब होगा। तो इसके कुछ केस हैं, उन केस को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें से आपका मैं बता दूं कि केस नंबर कौन सा, 1, ये केस नंबर 1 है। अब आपको लिखना है कि यह व्यंजक तब होगा, तब ही होगा जब सेल से धारा ली जा रही हो। यह व्यंजक तभी होगा जब सेल से धारा क्या हो रही हो बच्चों, जब सेल से धारा ली जा रही हो। इसका अर्थ है इसका अर्थ है कि
इसका अर्थ है कि सेल निरावेशित हो रहा हो, मतलब आवेशित था पहले, अब क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा हो। ये व्यंजक तभी होगा जब क्या हो रहा है, सेल निरावेशित हो रहा हो। उम्मीद है इतनी समझ में आई होगी बात। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला हमारे पास है v बराबर e माइनस आई आर। हमने यहां लिखा v बराबर e माइनस आई आर। इस बात से एक बात का तो पता चलता है कि v बड़ा है या फिर बच्चों e बड़ा है। बताइए जल्दी से, अगर e में से हम लोग आई आर माइनस कर रहे हैं तब जाके वो v के बराबर हो रहा है, इसका मतलब e बड़ा है और v का मान छोटा है। इसका मतलब है कि e बड़ा है बच्चों, e बड़ा है और v का मान छोटा है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिएगा, मैंने क्या बोला। अगर भाई देखो एक बात समझना, e को मान लिया हमने 10 है और इसको मान लिया हमने 8 है। अब आई आर का कुछ ना कुछ तो मान होगा, तो जब आई आर का कुछ ना कुछ मान होगा तो इसका मतलब मान लो वो 2 मान है तो ये वैल्यू बड़ी ही तो आएगी ना। समझ गए ना आप लोग। इस केस में क्या होगा, ये होगा। अब इसका केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 इसको समझना, ठीक। यदि सेल को चार्ज किया जा रहा हो, इसका मतलब उसको धारा दी जा रही हो। यदि सेल को धारा दी जा रही हो तब क्या होगा। अगर सेल को धारा दी जा रही हो तब I के स्थान पर माइनस आई रखोगे। क्या करोगे, I के स्थान पर माइनस आई रखने पर, अब I की जगह पे जब माइनस आई रखोगे तो V इज इक्वल टू E और प्लस आई आर हो जाएगा। इस बात से ये पता चलता है कि जो मेरा E का वैल्यू है इस बार वो छोटा होगा और V का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। मुझे नहीं लगता कि किसी को समझाने की जरूरत है, क्योंकि E छोटा है तभी तो आई आर जुड़ के उसको V बना रहा है। इस केस में हमारा E का वैल्यू बड़ा है, छोटा है और V का वैल्यू बड़ा है। उम्मीद है बच्चों इतनी बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। केस नंबर 3। आज मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, आप लोग खुद ही देख रहे हो, कुछ और बोलने की हिम्मत हो ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बच्चों। केस नंबर 3, यदि परिपथ खुला हो, खुला मीन समझते हो आप लोग, कुंजी जो है ना वो बंद है। एक परिपथ तभी खुलेगा यदि परिपथ खुला हो, अर्थात धारा न बह रही हो, धारा न प्रवाहित हो रही हो। यार इस केस में क्या होगा, इस केस में I का मान 0 होगा। हमने अभी एक फॉर्मूला देख रखा है V बराबर E माइनस आई आर। तो इस केस में जब परिपथ खुला होगा तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। ये आते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक। फिर उसके बाद केस नंबर 4। अब इस केस नंबर 4 को देखो, हमने ये देख लिया कि अगर सेल को चार्ज किया जा रहा हो तब क्या होगा, यदि सेल से धारा ली जा रही हो उसका मतलब उसको निरावेशित किया जा रहा हो तब क्या होगा। हमने ये देख लिया कि जब बच्चों परिपथ खुला हो तब क्या होगा। अब मुझे ये देखना है बच्चों कि जब परिपथ में लघु पतन हो रहा हो, ऐसे केस में जब उसमें लघु पतन हो रहा होगा तो उस केस में कैपिटल R, इसका मतलब बाह्य कोई प्रतिरोध नहीं लगा होगा, कैपिटल R का मान क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। कैपिटल R का मान 0 होगा। उस केस में आखिर होगा क्या, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। यदि परिपथ में लघु पतन हो रहा हो,
यदि परिपथ में लघुपतन हो रहा हो बच्चों तब क्या होगा, उस केस में कैपिटल आर का मान 0 होगा। लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो कैपिटल आर था ही नहीं, हमारे फॉर्मूले में कैपिटल आर तो था ही नहीं, लेकिन हमारा फॉर्मूला था v इज इक्वल टू ई माइनस स्मॉल आई और स्मॉल आर। लेकिन जो ये टर्मिनल विभवांतर था इसका मतलब होता है आई आर, और ये हो गया ई माइनस आई आर, ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब इसमें r का मान 0 होगा तो यहाँ से 0 आएगा फिर, और ये e होगा और माइनस आई आर होगा। इस केस में e का मान आई आर के बराबर होगा, क्योंकि उसमें कोई भी बाह्य प्रतिरोध नहीं काम कर रहा होगा, क्योंकि जब लघुपतन होता है तब धारा बहुत ज़्यादा बहती है, और उस केस में कैपिटल आर का मान 0 होगा। ठीक है, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध कोई है ही नहीं, तभी लघुपतन के चांस है। समझ में आ रही इतनी बात? तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली है। अब हम लोग निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने जा रहे हैं बच्चों, और वो है एक टाइप का आपका नोट, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, जिसमें से पहला है कि परिपथ में धारा का मान। ठीक है, क्या करना है हमें, परिपथ में धारा का मान निकालना है तब जब सेल हो जुड़ा हो तब। तो इस केस में क्या होगा देखना बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ई माइनस आई और r, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक, अब इसमें से हमें i का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, i का वैल्यू निकालना, स्मॉल i का। तो हम लोग यहाँ रख देंगे आई आर, फिर उसके बाद ये हो गया e माइनस आई और r, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो आई आर प्लस का आई आर, और इसके बाद e, यहाँ से i कॉमन होगा, आपके पास होगा r प्लस r, और उसके बाद e, और यहाँ से आएगा आपका स्मॉल i बराबर e और कैपिटल R प्लस स्मॉल r। याद करो, इन फॉर्मूलों का यूज़ मैंने आप लोगों को करके इनके कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कराए हुए हैं आप लोगों को। ठीक, इसके बाद है परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध। परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो आई आर को इस तरफ लेके आएंगे और ये हो जाएगा E प्लस वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा E प्लस वी, और स्मॉल में जाएगा आपका I, और ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल स्मॉल r। इस तरीके से ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली हैं। उम्मीद है ना एक चीज़ गलत हो गई, आप समझ नहीं पाए होंगे अभी भी बहुत सारे बच्चे। क्या गलत हुआ, ये गलत हुआ, यहाँ ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। ठीक, ये इधर आएगा तो प्लस होगा। ये हमने इतनी चीज़ें बता दी आपको। सबसे ज़्यादा अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था तो ये जो पांचों हमने केस लिखे हैं चारों, ये चारों केस आपके इंपॉर्टेंट थे। जो मैंने 4 केस आपको बताए ना, ये चारों के चारों केस आपके इंपॉर्टेंट थे। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट था ही। ये लेक्चर मैंने पूरा कंप्लीट किया, मैंने आपको पूरा ये संबंध बता दिया कि क्या होता है संबंध। उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अगले सेशन में क्या करने वाला हूं। अगला सेशन हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, और जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वैद्युत सेलों के संयोग क्या होते हैं, कैसे हम लोग सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कैसे हम लोग सेल को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उनके कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, उनको हम आपको डिस्कस करके देंगे, और कैसे सेल को हम मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। इतना करने के बाद जो इसका लेक्चर नंबर 13 आएगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि किरचॉफ का नियम कभी पूछा ना गया हो। तो 13 नंबर लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन सारे लेक्चर को ज़रूर देखिएगा जितने सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए, आप इस क्लास का नोट्स चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन मीन्स कि यार बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ज्वाइन वर्ड ही ना मैंने देखा है कि ये ख़राब लगता है आप लोगों को। क्या है, ज्वाइन करना है, पैसे देने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री में आप टेलीग्राम पे जाके मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। कहाँ से मिलेंगे हमें, टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।